हम चैप्टर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट, चैप्टर 12 है इंडिया ईयर बुक का। तो पोल्यूशन कंट्रोल के हम यहाँ पे देखेंगे कि हम डिफरेंट पोल्यूशन देखेंगे और क्या गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर्स लिए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो पहला है एयर पोल्यूशन। तो एयर क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए और एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस शुरू किए हैं अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और दूसरा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बेसिकली ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हमारे एक्ट है जो कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं और इसके अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज़ और मैकेनिज्म्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं इन हैंडलिंग द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं वो हम देखते हैं टू कम्बैट एयर पोल्यूशन। पहला है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट ने 12 पोल्यूटेंट्स जो हैं, ठीक है, लाइक मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन, ऐसे 12 पोल्यूटेंट्स इसके अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एंड एट द सेम टाइम 104 डिफरेंट सेक्टर्स जो है इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए 115 एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होती हैं उनके लिए भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। गवर्नमेंट एक प्रोग्राम नेशन वाइड एग्जीक्यूट कर रही है जो हमारी एयर क्वालिटी है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी है, उसको मॉनिटर करने के लिए, जो कि है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट हमारे जो सिटीज़ का एयर पोल्यूशन है उसको इन रियल टाइम इसको मॉनिटर करती रहती है। विद रेफरेंस टू व्हीकल, अगर हम व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करें तो व्हीकल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की शुरुआत करी, जैसे CNG, LPG की शुरुआत करी है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैसियस फ्यूल्स हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करी हुई है कि कैसे हमें पेट्रोल में एथेनॉल का कितना % ब्लेंड करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने 2017 में BS यानी कि भारत स्टेज 4 की शुरुआत करी थी, यूनिवर्सलाइजेशन करा था। एंड उसके बाद 2020 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने बोला कि हम भारत स्टेज 4 से डायरेक्ट भारत स्टेज 6 में जाएंगे, यानी कि हमारा जो भारत स्टेज 5 वाली स्टेज थी वो हम स्किप कर देंगे। एंड इसके तहत हमारे जो इंजन्स होते हैं उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारा जो सल्फ़र, स्पेशली सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उनका जो रिलीज़ होता है उसका हम कहीं ना कहीं रिडक्शन कर सकते हैं। फिर है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ने 2015 में करी थी इन 14 सिटीज़। शुरुआत में 14 सिटीज़ के लिए हुआ था, उसके बाद इसको एक्सटेंड करा गया टू 34 अदर सिटीज़। उसके बाद दिल्ली और दिल्ली का जो नियर बाय एरिया है दैट इज़ NCR रीजन, इसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन या GRAP हम बोलते ग्रैप, इसकी शुरुआत करी इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो बेसिकली जब भी PM यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10 या पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है अगर वो मॉडरेट को क्रॉस करता है तो उस समय गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट या NCR रीजन के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं इस PM दोनों लेवल्स के कम करने के लिए। तो उसके अंदर इस प्लान के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट एक्शंस को स्पेसिफाई किया हुआ है कि क्या एक्शंस गवर्नमेंट उस टाइम लेगी इन ऑर्डर टू कंट्रोल पर्टिकुलेट मैटर। फिर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम CPCB भी बोलते हैं, इन्होंने कुछ सेट ऑफ डायरेक्शंस इशू किए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 42 मेजर्स टू मिटिगेट एयर पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली एंड NCR। तो डिफरेंट मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, इन ऐसी जो मेजर सिटीज़ है जहाँ पे एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए CPCB ने डिफरेंट सेट ऑफ डायरेक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि किस तरह से हम अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं एयर पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए। नॉइज़ पोल्यूशन, अगर हम नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 का सेक्शन 5.2.84 की बात करें तो इसके अंदर नॉइस, एम्बिएंट नॉइस को भी एक रेगुलर पैरामीटर को इंक्लूड किया गया है इन ऑर्डर टू मॉनिटर एम्बिएंट नॉइस इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज़ में जो एम्बिएंट नॉइस है उसको भी मॉनिटर किया जाता है।
फिर नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क प्रोग्राम जो है, इसके तहत एक प्रोटोकॉल की शुरुआत करी गई और उस प्रोटोकॉल को हर एक स्टेट के जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनको सर्कुलेट किया गया है कि किस तरह से हमारा जो हमारा नॉइस एम्बिएंट नॉइस है उसको किस तरह से हमें मॉनिटर करना है एंड किस तरह से हमें मेजर्स लेने हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट एम्बिएंट नॉइस। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, CPCB ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके रियल टाइम नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क की शुरुआत करी है 7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और 70 नॉइस मॉनिटरिंग स्टेशंस की भी शुरुआत करी है इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ एंड हैदराबाद। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए एक स्कीम की शुरुआत हुई। बेसिकली हमें रियलाइज़ हुआ कि जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट की ज़रूरत है। तो जहाँ पे हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट का रियलाइजेशन किया वहाँ से एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई दैट इज़ नोन एज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। इसके अंदर हमें अपने एनवायरनमेंट को टू अ मैक्सिमम लेवल प्रोटेक्ट करना है एंड कैसे हम कर सकते हैं, जैसे हमारा जो वेस्ट वाटर होता है उसको हमें ट्रीट करना है एंड एट सेम टाइम हमारा जो वाटर है उसको हमें कंजर्व करना है, ये इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। दिस कंसेप्ट वाज एनविसाज्ड टू ट्रीट एफ्लुएंट एमनेटिंग फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ कंपैटिबल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको एनेबल किया, उनको हेल्प किया कि या उनको कन्विंस किया कि वो अपना जो भी एफ्लुएंट्स होता है यानी कि उनके थ्रू जो भी गंदा जो पानी है, ठीक है, बैड वाटर या हम बोल सकते हैं कि पल्यूटेड वाटर जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए अपने प्रीमाइसेस में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करना है, या अगर ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसको और बेहतर करना है। ये हर एक ही हमारी कंट्री के हर एक स्टेट्स में इसको कवर किया गया है। तो बेसिकली इसमें जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की शुरुआत करनी है और सेटअप करना है ताकि उनसे जो भी पल्यूटेड वाटर रिलीज़ होता है उसको हमें ट्रीट करना है एंड फिर बाद में उसी ट्रीटेड वाटर को हमें अदर चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हमारा जो वाटर है उसको हम और अच्छे वे में कंजर्व कर सकते हैं। हैज़ार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट डिवीज़न की शुरुआत हुई। ये एक नोडल पॉइंट है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका काम ये है कि जो भी हमारा हैज़ार्डस वेस्ट या केमिकल इमरजेंसीज़ है उससे रिलेटेड ये क्या करता है, हैज़ार्डस वेस्ट जो भी हमारा है उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है ये उससे रिलेटेड डील करता है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो सॉलिड वेस्ट है उसका किस तरह से सेफ मैनेजमेंट करना है। हैज़ार्डस सब्सटेंसेस या अदर वेस्ट जैसे होते हैं लाइक हैज़ार्डस केमिकल्स जो हैं उनको हम किस तरह से साउंड वे में उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज होने से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अगर इन एक्टिविटीज़ के अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो डिवीज़न जो है हैज़ार्डस सब्सटेंसेस मैनेजमेंट डिवीज़न जो है ये पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 को भी एडमिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूट करता है और इसके तहत जो भी रूल्स फॉर्म हुए हैं उसको भी एग्जीक्यूट ये डिवीज़न करता है। तो अगर हम बात करें कि जो डिवीज़न है इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ को 3 मेन एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि हैज़ार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट, सेकंड सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट और थर्ड है केमिकल सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं वो किसको दी गई हैं, डिवीज़न ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केमिकल सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ने 2 रूल्स की शुरुआत करी अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक जो सेट ऑफ रूल्स है वो है मैन्युफैक्चर स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैज़ार्डस केमिकल्स रूल्स 1989 और दूसरा है केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996। अगर हम फर्स्ट 1989 इस रूल्स के बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हमें एक्सीडेंट
प्रोन बनाना है, उसको हमें इस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है कि हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। बट इन केस अगर एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं तो वी शुड ट्राई कि हम उस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी इफ़ेक्ट हैं उसको हम लिमिट कर सकें, उसको कम से कम हम कर सकें। इसके अंदर कुछ रूल्स को नोटिफाई किया गया। रूल्स है केमिकल्स एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996 में ये रूल्स आए। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है कि किस तरह से नेशनल लेवल में कौन काम करेगा, स्टेट लेवल पे कौन काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इनफैक्ट लोकल लेवल पे भी बात करी गई है। और इस रूल्स के अंदर प्रॉपर बताया गया है कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर रिस्पॉन्स पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है कि अगर कभी केमिकल एक्सीडेंट्स होते हैं तो उस केमिकल एक्सीडेंट्स के दौरान क्या रिस्पांस एक गवर्नमेंट लेगी एट द लोकल लेवल और एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल। तो इस प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इस रूल्स के अंदर डिफाइन किया गया है। एंड एट द सेम टाइम जो भी पब्लिक उस एक्सीडेंट से अफेक्ट होगी उसको भी क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो भी इस रूल्स के अंदर नोटिफाई किया गया है। हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं तो उस हैज़ार्डस वेस्ट को एनवायरमेंटली साउंड उसका मैनेजमेंट हो, इसलिए हमारे ये जो मैनेजमेंट रूल्स की शुरुआत हुई इन 2008। तो गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स की शुरुआत करी गई। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडिया ने बासल कन्वेंशन जो है उसको हमने साइन किया हुआ है। सो इंडिया इज़ अ पार्टी टू द बासल कन्वेंशन। बासल कन्वेंशन बेसिकली रिलेटेड है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट एंड इज डिस्पोजेबल, यानी कि जो भी वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हैं उनका हमें ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अगर हमें करना है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो इन अ साउंड मैनेजमेंट उसका होना चाहिए, यानी कि उसका जो भी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एंड साउंड होना चाहिए। तो इस बासल कन्वेंशन के तहत हमने अपने नेशनल लेवल पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं एंड जिसके अकॉर्डिंग हमने इस मैनेजमेंट रूल्स की शुरुआत करी है इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑफ हैज़ार्डस इन ऑर्डर टू कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट। एंड अगर हम उसका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट भी करते हैं तो कैसे उसका हमें सेफ डिस्पोजल करना है ये भी इस रूल्स में बताया गया है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हैज़ार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 में इसमें कुछ चेंजेस आए 2016 में एंड इस रूल्स के अंदर कुछ डेफिनेशन इंक्लूड करी गई है, थोड़ी सी एक्सपैंड कर दी गई है। इसमें अदर वेस्ट डेफिनेशन भी एक्सपैंड करी गई है। तो बेसिकली पहले ये होता था कि जो हैज़ार्डस वेस्ट या उस अदर जो वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए आपको 2 परमिशन लेनी होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब केवल एक सिंगल परमिशन दी हुई है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स जो भी उस हैज़ार्डस वेस्ट या अदर वेस्ट को हैंडल करते हैं। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की हायरार्की एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रोवाइड करी गई है कि कैसे आपको प्रिवेंट करना है, कि पहले आप ट्राई करो कि आप ऐसे वेस्ट को उसका मूवमेंट करो ही मत, लेकिन अगर आप करते हो तो मिनिमाइज़ करो, अगर रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो एंड सो ऑन। एट दी एंड अगर आप कर रहे हो तो एट दी एंड किस तरह से उसका डिस्पोजल होना चाहिए इन अ सेफ मैनर, ये एक इसके लिए पूरी एक सीक्वेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। उसके हम बात करें तो इसमें एक सेपरेट शेड्यूल भी है। इस सेपरेट शेड्यूल में गवर्नमेंट ने कुछ वेस्ट डिफ़ाइन किए हुए हैं, जैसे मेटल स्क्रैप, पेपर वेस्ट और डिफरेंट कैटेगरीज़ के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं उनके लिए, जिसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिनका दोबारा यूज़ अगर आपको करना है उस रीयूज़ के लिए अगर आपको मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं लेनी, यानी कि आप एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टेकिंग परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री, तो ऐसे जो भी मटेरियल आप यूज़ करने वाले हो उसके लिए गवर्नमेंट एक सेपरेट शेड्यूल बनाया हुआ है, यानी कि ऐसे वेस्ट जिसके लिए आपको दोबारा यूज़ करने के लिए मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे ई वेस्ट में अप्लाई होते हैं जो ई वेस्ट जनरेट होते हैं फ्रॉम आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नेमली लाइक टेलीविजन सेट्स है जैसे LCD LED, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, इनसे रिलेटेड जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं। एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये सारे ही जो वेस्ट है इनके सेफ हैंडलिंग एंड साउंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली बात करी गई है जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि इन जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, इन प्रोडक्ट्स को जो भी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं उन लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का जब एंड लाइफ होती है, यानी कि जब ऐसे प्रोडक्ट्स को फाइनली कंज्यूमर्स जो होते हैं वो थ्रो अवे कर देते हैं, तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये जो वेस्ट है उसको आप कलेक्ट करेंगे और इस कलेक्शन में जो भी कॉस्ट लगेगी वो भी प्रोड्यूसर को ही प्रोड्यूसर्स को ही बेयर करनी होगी। फिर इसके अंदर कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी बताई गई हैं कि जो 6 टाइप के इसमें हैजार्डस वेस्ट जो है, हैजार्डस सब्सटेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं। तो वो 6 हैजार्डस सब्सटेंसेस को जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो 6 हैजार्डस सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उनकी भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है कि कितनी आप लिमिट के बियॉन्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का थोड़ा बहुत चेंज किया आफ्टर 16 ईयर्स 2016 में। तो बेसिकली पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो केवल म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की होती थी, म्यूनसिपल एरियाज़ की होती थी। गवर्नमेंट ने 2016 में ये डिसाइड किया कि हमारी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज़ होगी, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा भी हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदर स्टेक होल्डर्स को भी प्रोवाइड करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो वेस्ट जनरेटर्स हैं, यानी कि जो भी वेस्ट जनरेट करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। जैसे कि आपको 3 स्ट्रीम्स में अपने वेस्ट को डिवाइड करना है। जो कि वेट होंगे, जो भी बायोडिग्रेडेबल होंगे उनको एक तरफ आपको करना है, जो भी ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर, मेटल, वुड एट्सेट्रा उसको अलग आपको सेग्रीगेट करना है। एंड तीसरा टाइप का डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट जैसे डायपर्स, नैपकिन्स, एम्प्टी कंटेनर्स जो होते हैं जैसे मस्किटो रेपेलेंट्स या ऐसे कोई भी क्लीनिंग एजेंट्स, ऐसे जो थोड़े हार्मफुल कंटेनर्स होते हैं, इनको इन तीनों को अलग अलग वे में आपको सेग्रीगेट करना है। ठीक है, इसमें बात करी गई है, इस रूल्स के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वेस्ट पिकर्स और रैक पिकर्स को। बोला गया कि जो रैक पिकर्स और वेस्ट पिकर्स होते हैं इनको भी हमें मेन स्ट्रीम में लेके आना है ताकि इनके थ्रू भी हम जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको कहीं ना कहीं कलेक्ट कर सके इन अ प्रॉपर मैनर। रूल्स में क्लियरली बात बोली गई है कि लोकल बॉडीज़ यानी कि लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूज़र फ़ी इम्पोज कर सकते हैं किसके ऊपर? वेस्ट जनरेटर के ऊपर। ठीक है, कि जो वेस्ट जनरेटर है जब वो वेस्ट कलेक्टर को अपना वेस्ट देता है तो उसको वेस्ट कलेक्टर को एक फ़ीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड एट द सेम टाइम जो लोकल बॉडीज़ हैं वो स्पॉट फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं कि अगर कोई भी वेस्ट जनरेटर इधर उधर कूड़ा फेंकता हुआ नज़र आता है या फिर अपने कूड़े को सेग्रीगेट नहीं करता है तो गवर्नमेंट उन पे स्पॉट फाइन भी लगा सकती है। द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एज एनविसाज्ड एंड द स्वच्छ भारत हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, दैट इज बल्क इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स, मार्केट एसोसिएशन, इवेंट ऑर्गेनाइजर। बेसिकली इसमें अलग अलग जो एसोसिएशन या अलग अलग स्टेक होल्डर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। फॉर एग्जांपल इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, फॉर एग्जांपल मे भी कहीं पे शादी हो रही है और वहाँ पे जो भी कूड़ा कचरा होगा उसको इकट्ठा करने का, उसको सेग्रीगेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उस इवेंट का जो ऑर्गेनाइज़र होगा उसकी होगी। ऐसे ही अलग अलग एसोसिएशंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्लियर कट बताई गई है। फिर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो पहले हमारे जो साइंटिफिक जो हमारे पहले जो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड जो रूल्स है वो 2011 में आए थे। ठीक है, एंड लेकिन 2016 में इसलिए आए क्योंकि जो 2011 वाले रूल्स थे वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। उसमें केवल जो अर्बन एरियाज़ है वही इंक्लूडेड था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रूरल एरियाज़ तक पहुँच चुका है। रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, वहाँ पर भी प्लास्टिक वेस्ट
वेस्ट जनरेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके से प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वजह से 2016 में अमेंडमेंट आई, जिसमें हमने रूरल एरियाज़ को भी इंक्लूड इसके अंदर कर दिया है। इसके अंदर हमने ये किया है कि किस तरह से हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम सेल्फ सस्टेनेबल वे में उसको सेफ डिस्पोज कर सकते हैं। एंड द मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। बेसिकली इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें रूरल एरियाज़ को भी इंक्लूड कर दिया गया है। रूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या और बात करी गई है इंपॉर्टेंट। इसमें जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हम जो कैरी करते हैं, पहले इसकी थिकनेस बताई गई थी कि 40 माइक्रोन्स तक की हम प्लास्टिक कैरी बैग्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं इसमें बोला गया है जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी है, 50 माइक्रोन्स होनी चाहिए, पहले 40 थी। ठीक है। एंड इनफैक्ट हम जो भी रैपिंग शीट्स या पैकेजिंग के लिए शीट्स यूज़ करते हैं उसकी भी मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रोन्स होगी। इसके अंदर बात करी गई है कि जो भी अगर जो भी स्ट्रीट वेंडर्स या रिटेलर्स है जो प्लास्टिक कैरी बैग्स प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, उनको भी पर्टिकुलर फीस प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू द लोकल अथॉरिटी। फिर इसमें डिफरेंट वेज एंड मीन्स बताए हुए हैं कि किस तरह से हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम और अच्छी जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको हम अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं इन अ गेनफुल मैनर। लाइक हम प्लास्टिक वेस्ट से एनर्जी रिकवर कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को हम ज़्यादा अच्छी रोड को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट वेज एंड मीन्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। एट द सेम टाइम मैंने भी आपको बताया गया कि इसमें भी यूज़र चार्जेस और स्पॉट फाइन्स चार्ज कर सकता है लोकल अथॉरिटी, इसकी भी प्रक्रिया इसमें रूल्स में बताई गई है। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट 2016, तो ये फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत हुई। पहले अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या डिमोलिशन से रिलेटेड जो भी वेस्ट बनता था वो किसके अंदर रेगुलेट किया जाता था, वो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट रूल 2000 के अंदर रेगुलेट किया जाता था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या डिमोलिशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है जो कि हमारे ट्रैफिक के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है कभी कभार, या हमारे ड्रेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इतनी बड़ी मिट्टी पत्थर ये सब डिमोलिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एक डिफरेंट हमारे सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। तो इस जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, बेसिकली इसके अंदर जो हर एक वेस्ट जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करी गई है कि किस तरह से उसको अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, कि कंक्रीट मटेरियल है उसको अनकंक्रीट वे में करना है, सॉइल रिलेटेड मटेरियल को सॉइल। तो ऐसे अलग अलग जो हमारा मटेरियल होगा जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं या तोड़ते हैं तो उस समय जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट होगा उसको अलग अलग वे में हमें उसका कलेक्शन करके उसको सेग्रीगेट करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वेस्ट जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, फिर कहाँ पे जाके वो उसका रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल करने के टाइम दौरान जब उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो कैसे क्या होगा, इसका रिलेटेड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उनको देना पड़ेगा। एंड इसमें ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वेस्ट जनरेटर की, उनको अपने सारे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिमूव करना होगा। तो बेसिकली इसमें एक एक डिटेल्स बताई गई है इस रूल्स में, आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको जानना इसमें काफ़ी होगा कि ये फर्स्ट टाइम पहले ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आता था, लेकिन अब ये सेपरेट रूल्स है 2016 में आए हैं। इसमें हर एक वेस्ट जनरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेग्रीगेट करना है, कौन टाइप के अलग अलग सेग्रीगेशन है, जैसे कंक्रीट मटीरियल्स है, सॉलिड वेस्ट है एंड अदर और मटेरियल्स में बताए गए हैं। एंड किस तरह से फिर फाइनल जो ऑथोराइज प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होगी उसको जाके इनको ये हैंडल कर सकते हैं। जो वेस्ट जनरेटर है उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो लोकल बॉडी यानी कि कॉरपोरेशन ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक कलेक्शन सेंटर बनाया होगा, या तो ये वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या तो एक दूसरी कोई प्रोसेसिंग फैसिलिटी है जो ऑथोराइज करी हुई है गवर्नमेंट ने, या तो वहाँ पे जाके उस वेस्ट को जाके कलेक्ट कर सकते हैं। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन,
तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स स्पेशली जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होती है। तो गवर्नमेंट ने 1999 में नोटिफिकेशन निकाली कि हमें अपना जो फ्लाई ऐश है जो प्रोड्यूस होता है इन लार्ज स्केल उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन अ फेज्ड मैनर वी विल ट्राई कि हम इस फ्लाई ऐश को 100% डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करी। पहले 1999 में आई, फिर उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स आए 2003 में, फिर 2009 में, एंड फाइनली जो रिसेंटली आए वो 2016 में आए हैं। ऑब्जेक्टिव जो है उस नोटिफिकेशन का वो ये है कि हमारी जो टॉप सॉइल है उसको हमें कंजर्व करना है और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फ्लाई ऐश। ठीक है, फ्लाई ऐश जो थर्मल पावर स्टेशन से लैंड में जाके डंप हो जाती है वो हमें ऐसे डंप नहीं करना है, उसको इन अ मोर साइंटिफिक वे में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बिल्डिंग मटेरियल में उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि फ्लाई ऐश से ब्रिक्स फॉर्म होती हैं एंड उस ब्रिक्स का हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। कोई माइंस है, ठीक है, जो माइन यूज़ नहीं हो रही है, जो खाली पड़ी हुई है, उस माइन को फिल करने में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी सीमेंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, रोड और एम्बैंकमेंट्स बनाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी अलग अलग यूटिलाइजेशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताई हुई है। बासल कन्वेंशन, इसमें हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस पढ़ेंगे एक एक करके। बासल कन्वेंशन जो है ये 1989 में इसको अडॉप्ट किया गया था बासल स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये है कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो जो भी हैजार्डस वेस्ट जो होते हैं उनका जब ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है तो हमें ट्राई करना है कि हम कंट्रोल करें, हम नहीं करें ऐसे हैजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। बट इन केस अगर उसका मूवमेंट होता है तो हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को उस हैजार्डस वेस्ट को इन अ प्रॉपर साइंटिफिक वे में डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के जो वेस्ट हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ उनके ओरिजिन और उनके कंपोजिशन या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस में उसको हैजार्डस वेस्ट की लिस्ट में डाला गया है। ये एक टाइप का वेस्ट है। इसमें दूसरे टाइप के वेस्ट भी इसमें डिफाइन किए गए हैं जिनको हम बोलते हैं अदर वेस्ट। अदर वेस्ट में भी दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक आता है हाउस होल्ड वेस्ट, दूसरे होते हैं इंसिनरेटर वेस्ट। तो बेसिकली दो टाइप के वेस्ट है, एक तो है हैजार्डस वेस्ट, दूसरा है अदर वेस्ट। अदर वेस्ट में भी दो आते हैं, एक है हमारा हाउस होल्ड वेस्ट और दूसरा है इंसिनेटर वेस्ट। तो इंसिनेटर ऐश, तो बेसिकली ये जो वेस्ट है दैट इज हैजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट, तो इनका हमें ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कंट्रोल करना है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो वी विल ट्राई कि हम इनका सेफ डिस्पोजेबल करें। रोटरडम कन्वेंशन, तो रोटरडम कन्वेंशन 2004 में इट केम इनटू फोर्स और इसके नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको साइन करा। ठीक है, एंड रोटरडम कन्वेंशन रिलेटेड है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो बेसिकली जब हम हैजार्डस केमिकल्स या पेस्टिसाइड को किसी कंट्री से ख़रीदते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया दूसरी कंट्री से कोई केमिकल या पेस्टिसाइड जो कि रोटरडम कन्वेंशन की लिस्ट के अंदर है उसको अगर इंडिया इंपोर्ट करता है तो ये उस एक्सपोर्टिंग कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर एक कंसेंट दे, उसमें सारी केमिकल रिलेटेड पूरी डिटेल्स दी जाएंगी और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट फिर अपनी आगे उनको रिप्लाई करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को आगे उस केमिकल या पेस्टिसाइड को इंपोर्ट करने में वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का। इंडिया में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है इससे रिलेटेड जो डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट जिसको हम पीओपीज भी बोलते हैं, ये उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड है। ये जो कन्वेंशन है इट केम इनटू फोर्स इन 2004 और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया इन द ईयर 2006। आर्टिकल 7 जो है इस कन्वेंशन का वो हर एक पार्टी जो है इस कन्वेंशन को उनको इसमें उनको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी कि हर एक कंट्रीज जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है उनको आर्टिकल 7 ऑफ द कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपना एक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना है कि किस तरह से जो कंट्री है
वो अपने इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करेगी एंड जो नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान है उसको डेवलप करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडिंग। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो फोकल पॉइंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन का, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और डेजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ से रिलेटेड है? पीओपीज का रिडक्शन से रिलेटेड है। मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, तो बेसिकली जापान में मीनामाटा एक जगह है जहाँ पे नोटिस किया गया कि जो मर्करी है उसका पल्यूशन जो है वो इतना लेवल पे बढ़ गया कि जो फिशेस हैं उन तक वो कंजम्पशन बढ़ गया एंड लोगों ने जब उन फिश का जो कि मर्करी से हार्म्ड फिशेस थी, जब उनका कंजम्पशन शुरू किया तो लोगों की अराउंड 900 लोगों की डेथ हो गई आफ्टर कंज्यूमिंग दोज फिशेस। तो वहाँ से इस डिज़ीज़ का नाम शुरू हुआ मीनामाटा डिज़ीज़। तो लेटर ऑन गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें जो मर्करी का यूज़ है, उसका जो यूसेजेस है इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हमें कहीं ना कहीं उसको कम करना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस सच हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ मर्करी। तो 2013 में कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेनिपोटेंशियरीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई जापान में जहाँ पे मीनामाटा कन्वेंशन ऑफ मर्करी को एक्सेप्ट किया गया। सो बेसिकली ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, किससे? फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। इसको फाइनली 2013 में अडॉप्ट किया गया और इंडिया ने इसको अभी रिसेंटली पिछले साल ही रेटिफाई किया है। स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट, ठीक है, 2006 में ओवर 190 कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया ने स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट जो कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसकी शुरुआत करी। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है कि हमारे जो भी केमिकल्स हैं उस केमिकल्स का किस तरह से साउंड मैनेजमेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये हमारा इंटरनेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है। तो इसके अंदर जो इनिशियली एक्टिविटीज़ थी वो ये थी कि हम हर एक कंट्रीज़ जो हैं वो अपना नेशनल केमिकल प्रोफाइल्स एक डेवलप करेंगे और अपडेट करेंगे, जिसके थ्रू हर एक कंट्रीज़ जो हैं वो अपने प्रोफाइलिंग की करेंगी कि किस तरह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कैपेबल है डिफरेंट केमिकल्स को साउंड मैनेज करने के लिए। तो टूवर्ड्स दिस एंड इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने भी खुद का एक नेशनल केमिकल मैनेजमेंट प्रोफाइल की शुरुआत करी, उसको अपडेट किया, जिसके थ्रू इंडिया ने असेस किया अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर और खुद की कैपेसिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर एंड नहीं हुआ है, ये हमारा अभी सेकंड था, हम इसको थर्ड हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में और ट्राई करेंगे उस लेसन में हम कंप्लीट कर दें। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने आज जो भी कुछ पढ़ा है। फिर भी अगर आपको कोई भी रिलेटेड टॉपिक का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।